नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। वीरू और में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। और हमारे साथ इस शो में आशीष बेहती और राजेश सतपुते पिछले शो से बने हुए हैं। रचना वैद्य जुड़ेंगी और जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक भी अपनी ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगी। ये मार्केट मांगे मोर सेगमेंट में आज आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल से करेंगे खास बातचीत और समझेंगे कि क्या कर रहे हैं बड़े फंड मैनेजर्स बजट से पहले। और उसके बाद जेएम फाइनेंशियल के फंड मैनेजर आशीष चतुर मोहता जुड़ेंगे हमारे साथ। उनसे भी एक खास बातचीत होगी मार्केट को लेकर। मीनवाइल एक बार मार्केट पर रुक करते हैं। एक बार ब्रिटानिया लेकर आइए। ब्रिटानिया भी ये हमारी स्पॉटलाइट में था। आई थिंक 3 दिन पहले 5500 पे था, तब अब 5777 का रेट यहाँ पर। और ब्रिटानिया अकेला नहीं है, पूरा का पूरा एफएमसीजी पैक मूव करना शुरू किया है यहाँ पर। और इसमें आप जोड़ दीजिए डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कुछ हद तक टाइटन और लोअर लेवल से रिकवरी इवन जुबिलेंट फूडवर्क में। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय मोमेंटम ठीक ठाक है। लेकिन मार्केट की दिक्कत वही, बैंक निफ्टी रिकवरी आ रही है लेकिन हायर लेवल पर सेलिंग आ जाती है। और ये दिक्कत अब 52,360 पर 210 पॉइंट नीचे एचडीएफसी बैंक में, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी आई, ग्रीन में आया। निफ्टी 60 पॉइंट नीचे 24,370, लेकिन अभी भी कल के लो के ऊपर है। वीरू जी हाँ, तो ये अगर आप देखें छोटी सी समरी लगभग 9:15 से लेकर 10 तक क्या हुआ अब तक इस कार्यक्रम में। और ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें विभाजित कर दिया हमने 2 लिस्टिंग्स के लिए। और बंसल वायर और एमक्योर फार्मा, देखिए दोनों ही आईपीओस को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इनफैक्ट एमक्योर का जो एंकर बुक थी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इशू प्राइस बंसल का था लगभग 325। दैट मीन्स जो लिस्टिंग हो रही है करीब करीब यहाँ पे 41% फॉर बंसल वायर्स और एमक्योर की करीब करीब 34%। तो आज की लिस्टिंग दोनों ही शानदार रही। और कहा जा रहा था कि दोनों आईपीओस में स्पेशली एमक्योर में काफ़ी कुछ छोड़ा गया है इन्वेस्टर्स के लिए। अनुज, लिस्टिंग अच्छी और आई थिंक दोनों ही, आई मीन स्पेशली बंसल वायर, आई मीन बहुत ही शानदार लिस्टिंग है अनुज, तो है ना? नहीं, बिल्कुल टेबल पे छोड़ने का फायदा है, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। आई थिंक वीरू अच्छे ब्रांड्स थे दोनों के दोनों, और अच्छे, जैसा आपने बोला कि दोनों में कुछ ना कुछ छोड़ा गया था इन्वेस्टर्स के लिए, इसके लिए। और दोनों के सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी शानदार हुए थे और अच्छी खासी लिस्टिंग हुई है। आई थिंक आईपीओ मार्केट वाइब्रेंट है, आईपीओ मार्केट काफ़ी वाइब्रेंट है। और ये साल रिकॉर्ड साल रहेगा आईपीओ मार्केट के लिए। जो लोग पूछते हैं ना कि अब भाई एफआई खरीद रहे हैं, डीआई खरीद रहे हैं, सब रिटेल खरीद रहा है, तो बेच कौन रहा है? बेचेंगे प्रमोटर्स। इस साल प्रमोटर सेलिंग का दौर रहेगा। रोज़ आपको नई ब्लॉक डील्स, रोज़ आपको क्यूआईपी, रोज़ आपको नए आईपीओस। ये पूरा साल उसी को बिलोंग करने वाला है। प्रमोटर्स आके अपना स्टेक बेचेंगे और ये एक हेल्दी मार्केट की निशानी होती है कि प्राइमरी मार्केट वाइब्रेंट हो जाती है जब सेकेंडरी मार्केट वाइब्रेंट होती है। तो आएंगे इश्यूज, आएंगे अच्छे और अच्छा रिस्पांस। और अगर आपने प्राइस थोड़ा सा टेबल पर रखा है तो वो आपको कमा के भी देगा, ये भी एक अच्छी चीज़ है। जी, तो चलिए जनाब, आज निफ्टी का भी मूव, मतलब इंट्राडे में नहीं, वैसे मूव अच्छा। और आपका अगर आप देखें आज की लिस्टिंग भी बेहद शानदार। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉल्स पे बातचीत करना शुरू करते हैं। हमारे साथ मेहमान जो है इस पर स्क्रीन पे है, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ चुके हैं रचना वैद्य जी और सोनी पटनायक जी। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। रचना जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से जो 2 ट्रेड्स रहेंगे उसमें एक रहेगा जिंदाल स्टील के फ्यूचर्स विच विल बी ऑन द शॉर्ट साइड, क्योंकि मार्केट अभी रुझान डाउन साइड पे दिखा रही है और जिंदाल स्टील ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया है राइट विद द ओपनिंग। तो यहाँ पे 1013 के करीब है फ्यूचर्स। यहाँ पे अगर हम एसएल लगाएंगे 1017 पे 5 रुपीज का, तो डाउन साइड पे ये जो है वो 1000 की तरफ जा सकता है। तो 1000 का टारगेट लगाएंगे और 5 रुपए का एसएल लगाएंगे। सो दैट इज जिंदाल स्टील शॉर्ट। एंड दूसरा जो मेरी तरफ से काउंटर रहेगा दैट वुड बी एसीसी अगेन ऑन द शॉर्ट साइड। एसीसी ने भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है, तो यहाँ पे भी हम बिकवाली करेंगे जुलाई के फ्यूचर्स पे। और 2642 पे है, अगर यहाँ पे हम 2665 पे एसएल लगाए तो डाउन साइड पे यहाँ पे टारगेट हो सकता है 2590 का। ओके, तो आपके 2 ट्रेड्स हो गए यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, चलते हैं सोनी जी के पास। सोनी जी गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के?
गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा आज एक बैलेंस अप्रोच रहेगा, एक बाय और एक सेल के आइडियाज के साथ। सेल है यहाँ पे एबीबी फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 8630। फ्यूचर्स में टारगेट रहेगा 8450 8420। यहाँ पे हमने एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखा है एबीबी में 8600 के नीचे और 8500 के पुट में भी ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग हो रही है। सो सपोर्ट यहाँ पे वीक होते नजर आ रहा है। सो यहाँ पे टारगेट 8450 8420 के लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। बाय आइडिया यहाँ पे है आज मन्नपुरम में, जहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड होते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है और एक चार्ट्स पे भी ब्रेकआउट नजर आ रहा है। सो मन्नपुरम करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे है 208 का और यहाँ पे टारगेट रहेगा 230 का। ओके तो यहाँ पे आपका ट्रेड हो गया इस वक्त मन्नापुरम। आज गोल फाइनेंस कंपनियों में अगर आप देखिए मूव बहुत अच्छा है, शानदार मूव है, डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करते हुए। अच्छा अब एक काम करते हैं, चलते हैं अब राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, आज एफएमसीजी मूव अच्छे हैं, ब्रिटानिया आपका अच्छा कर गया, अब आपके दो ट्रेड्स क्या हैं? वीरू जी देखिए, ब्रिटानिया के बाद मुझे लगता है एचयूएल का नेक्स्ट ट्रेड होना चाहिए, जहां पे स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2575 का और इंट्राडे टारगेट होगा 2660 से लेके 2680। सो एचयूएल ये फर्स्ट पिक रहेगा 10 का। और उसके बाद देखिए एक और एक काउंटर मुझे अच्छा लगता है वीरू जी, बहुत दिनों के बाद ये अपने क्लस्टर के ऊपर आया है और वो है पीडीलाइट। लुक एट पीडीलाइट एट 3140। मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट आया है, अपने क्लस्टर के ऊपर आया है। स्टॉप लॉस होगा 3120 का और टारगेट सेट करें 3200 का। ओके अब चलते हैं आशीष बहती के पास। आशीष जी, आपके ये दो ट्रेड्स। जी अनुज जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो डिवीज लैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने क्लस्टर जो अपर जोन पे बनाया है वहां पे ही ट्रेड कर रहा है और अटेम्प्ट कर रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है डिवीज लैब में। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना वो 4500 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें 4700 और 4770 के दो टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो ट्रेड हमें अच्छा लग रहा है वो ग्रासिम का। इसका मोमेंटम भी अच्छा बना हुआ है, तो 2740 का स्टॉप लॉस लगाकर ग्रासिम में खरीदारी की सलाह है। 2840 का पहला टारगेट और 2890 के सेकंड टारगेट के लिए। ओके मीनवाइल पिछले आधे घंटे का ट्रेड रहा है एफएमसीजी। एक बार इंडेक्स लेकर आइए एफएमसीजी का। एफएमसीजी इंडेक्स अब डाबर इंट्राडे, पिडिलाइट इंट्राडे, एशियन पेंट्स भी मूव होना शुरू हुआ है। एक बार ब्रेंट क्रूड दिखाएंगे ज़रा मुझे, क्या ब्रेंट क्रूड थोड़ा नीचे आना शुरू हुआ है? क्योंकि ये मोस्ट जितने भी आ रहे हैं, एक कुछ लीवर में भी मूव आया 8442 इस समय ब्रेंट क्रूड। कहीं ना कहीं शायद वीरू मार्केट कुछ पिकअप करने की कोशिश कर रहा है, आइडियाज़ चाहिए मार्केट को। और इस समय क्लियर कट जो व्यू है वो एफएमसीजी में है। अच्छे मूव्स आ रहे हैं और अच्छे अच्छे स्टॉक्स चल रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, अभी आपने मार्क मेरे ख्याल से किया था 631 पे डाबर, क्या मूव आया। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स आज अपने करियर हाई पे ट्रेड करता हुआ। स्पेशली अनुज ये डाबर, मैरिको, एचवेल, ये तीन कैंडिडेट्स जो थे वो इवन एफएमसीजी इंडेक्स ने ख़राब नहीं किया था। लुक एट कोलगेट, नेस्ले, गोदरेज सीपी, टाटा कंज्यूमर, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मूवर थे। क्या इसी डिफरेंशियल को चेस करना भी तर्कसंगत होगा क्या? पॉसिबल है, मैरिको, डाबर और एचवेल पॉसिबल है मेरे ख्याल से वीरू। और अगेन ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने आई थिंक 6 महीने की अंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी, अब थोड़ा सा निकल कर बाहर आ रहा है और अपडेट्स अच्छे थे। देखिए मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, अपडेट्स अच्छे आएंगे ना तो स्टॉक्स चलेंगे, भले उस दिन ना चले। जैसे गोदरेज कंज्यूमर पहले चला, फिर जब अपडेट आया तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन आज फिर चल रहा है। तो ये मतलब होगा इसमें इस तरीके का। क्वार्टरली अपडेट अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे हैं अगर, तो स्टॉक्स चलेंगे इवेंचुअली, बिकॉज उसका अर्निंग्स पर इम्पैक्ट आएगा। चलिए अब हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं क्या हमारे साथ, चलिए बात करते हैं वीरू अब आगे बजट पर और मार्केट बजट से क्या एक्सपेक्ट करे और ओवरऑल मार्केट की चाल कैसी रहेगी। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। महेश पाटिल 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का एसेट मैनेज करते हैं अपनी टीम के साथ। महेश जी गुड मॉर्निंग। पहले तो क्या एक्सपेक्ट करें मार्केट बजट से, और क्या ये जो एक प्री बजट रैली होती है वो पॉसिबल है इस बार भी? तो यहाँ से बजट में वैसे तो अपेक्षा है कि जो पॉलिसीज पहले थी ओके वही कंटिन्यू होगी। हालांकि इलेक्शन के जो रिजल्ट्स नतीजे आए उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बजट
शायद थोड़ा पॉपुलिस्ट हो जाए, ओके, बिकॉज स्पेशली बूस्ट देनी चाहिए जो रूरल इकोनॉमी को। आई थिंक वहाँ पे थोड़े कुछ मेजर्स रहेंगे कि जो रूरल इकोनॉमी है, ओके, वहाँ पे कुछ सहूलियत दी जाए तो वहाँ से जो इकोनॉमी उभर के वहाँ से आ सकती है। बट बाकी जो फोकस है गवर्नमेंट का इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट साइकिल के लिए, पावर सेक्टर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आई थिंक वो लॉन्ग टर्म फोकस बजट में बरकरार रहेगा। इसलिए हमें नहीं लग रहा है कि बजट में ऐसे कुछ बड़ी तब्दीलियां होगी जिससे कि मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी आ सकती है। हालांकि मार्केट अभी बजट के पहले भी काफी ठीक कर रहा है, ग्लोबल मार्केट्स भी काफी ठीक कर रहे हैं, और अभी तो नतीजे भी आएंगे कंपनीज के काफी एक क्वार्टर के बाद। सो आई थिंक एक तरह से मार्केट आई थिंक कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छी स्ट्रेंथ है, काफी लिक्विडिटी भी मार्केट में आ रही है, उसके कारण भी मार्केट को सपोर्ट मिल रही है यहाँ पे। बट बाय एंड लार्ज हमें लग रहा है कि ओवरऑल अर्निंग्स FY25 की जो है वो अराउंड 13-14% के आसपास आएगी, जो कम होगी। लास्ट 2-3 साल में जो ग्रोथ थी निफ्टी की अर्निंग्स वो लगभग 20% के ऊपर थी। बट हालात को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, ये ग्रोथ भी काफी ठीक है, तो मार्केट मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। ऐसे नहीं अपेक्षा नहीं लग रही कि कुछ बड़ी रैली बजट के पहले आएगी। ओके, मीनवाइल मार्केट देखिए एक बार एकदम से कोलैप्स हुआ और कल के लो के बेहद करीब, इनफैक्ट कल के लो से अब ज़्यादा दूर है नहीं हम यहाँ पर, 24,331 था कल का लो और अब 24,335 पर। तो थोड़ा ध्यान रखिए, कोलैप्स हो रहा है मार्केट, और मिड कैप मार्केट खास तौर से कोलैप्स हो रहा है इस समय। 1% नीचे मिड कैप मार्केट, ये होता है मार्केट में, ध्यान रखिए। बार बार ये बात हो रही है कि ये बीच बीच में होगा, इंट्राडे में कभी कभी इस तरीके के मूव्स आएंगे, लेकिन एडवांस डिक्लाइन भी खासा खराब हुआ और अब कल के लो के नीचे हैं हम, 24,330 के नीचे 100 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी गिर गया और मिड कैप इंडेक्स 550 पॉइंट नीचे, करीब करीब 1% नीचे। महेश जी, आपने बात की रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड, रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड कंपनियों के अपडेट्स भी अच्छे आए, चाहे डाबर हो या बाकी कंपनियां हो। क्या ये स्पेस यहाँ से अब पैसा बना के दे सकती है? क्या आपकी यहाँ पर पोर्टफोलियो में पोजीशनिंग है उस हिसाब से? तो अगर आई मीन इकोनॉमी की अगर बात करें तो एक तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो सेक्टर्स है वो काफी अच्छे किए हैं। इनफैक्ट वहाँ पे कोविड के बाद रिकवरी काफी जोर से आई है, और जो कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स है, राइट, जो वहाँ पे अभी भी जो रिकवरी है वो कोविड के पहले की जो ट्रेंड उसके नीचे है, और उसका एक कारण था कि रूरल इकोनॉमी जहाँ पे अभी भी थोड़ी वीकनेस थी। और हमें लग रहा है कि अभी मानसून एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो मानसून अभी लास्ट 1-2 हफ्ते में काफी जोर पकड़ा है अभी। सो मानसून अभी पहले नॉर्मल के नीचे चल रहा था, अभी नॉर्मल के थोड़ा ही ऊपर चल रहा है, तो आई थिंक वो एक जो कंसर्न था मार्केट रूरल इकोनॉमी के लिए, आई थिंक वो अभी काफी हद तक अभी कम हो गया है। और और आई मीन 2 साल से हमने देखा है कि रूरल में काफी वीकनेस थी। अभी इसका कारण एक भी था कि इन्फ्लेशन भी काफी जोर से था, तो उसके कारण जो इम्पैक्ट आता है, रियल वेजेस जो है, रूरल वेजेस वो काफी कम थे। अभी इन्फ्लेशन भी काफी काबू में है। तो और अगर गवर्नमेंट से अगर कुछ थोड़ी सपोर्ट मिलती है तो मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर यहाँ से काफी ठीक कर सकता है, और काफी कंपनी जहाँ पे रिलेटेड है इस सेक्टर को वो रिलेटिवली अंडर परफॉर्म की है लास्ट 1 साल में। तो वहाँ पे ज्यादा ऐसा एक्सपेक्टेशन ज्यादा बिल्ड नहीं हो रहा है, हालांकि अभी थोड़ी एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही है, बट अगर वो सेक्टर में अगर ग्रोथ आती है तो वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ और री रेटिंग की पोटेंशियल हो सकती है। अच्छा महेश जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियोज से। कल मारुति के लिए दिन बहुत अच्छा रहा, और क्योंकि इनका जो हाइब्रिड पोर्टफोलियो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूपी गवर्नमेंट का डिसीजन आई थिंक इनके लिए एक मेजर ड्राइविंग फोर्स होगी आगे चलते हुए, इनका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है। बट मीनवाइल उसी के साथ साथ जब दूसरी कंपनियां अपनी एसयूवीज़ के दाम घटा रही हैं, और अभी फेस्टिवल सीजन काफ़ी दूर खड़ा है, और इस स्पेस में हमने एक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अदर देन मारुति सब में एक बड़ा मूव देखा था। सर, इस आई थिंक पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के बीच में आपका स्पेशली योर टेक ऑन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट ऑटो पे? तो ऑटो सेक्टर अगेन सब 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। बट अभी थोड़ी हमें दिख रही है कि ये साल में ना, कि लास्ट 1-2 महीने के अगर वॉल्यूम नंबर्स देखें ऑटो में, तो पैसेंजर व्हीकल्स में अगर पर्टिकुलरली देखते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हुई है।
लगभग मिड सिंगल डिजिट के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ की अपेक्षा है ये साल में, जो लास्ट ईयर डबल डिजिट ग्रोथ थी। तो क्लियरली यहाँ पे थोड़ी स्लो डाउन है, और उसके कारण हमने देखा है कि और ऑटो में क्या एक चीज देख रही थी, हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं, बट काफी प्रीमियमाइजेशन हो रही थी। एसयूवीज वगैरह में ग्रोथ काफी अच्छी थी, इसलिए कंपनीज की जो टॉप लाइन ग्रोथ थी वो वॉल्यूम के हिसाब से काफी अच्छी हो रही थी। तो यहाँ पे अभी ये साल में लग रहा है कि थोड़ी कंसोलिडेशन अभी ये सेक्टर में होने की संभावना है। मार्जिन इम्प्रूवमेंट भी जो हुआ था लास्ट एक साल में, जो कमोडिटी प्राइसेस जो नीचे आई थी, उसका बेनिफिट भी कंपनीज को काफी भारी मात्रा में मिला था। तो वो भी अभी शायद नॉर्मलाइज अभी होगा यहाँ से। तो यहाँ से ये सेक्टर में अभी हमें लग रहा है कि ये साल में जो बड़ी जोर से जो अर्निंग ग्रोथ लास्ट एक दो साल में, तो वो थोड़ी मॉडरेट हो सकती है। हालांकि मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म हिसाब से फोर व्हीलर सेक्टर्स पेनिट्रेशन के हिसाब से ठीक रहेगा। तो आई मीन वैल्यूएशंस थोड़ी बढ़ गई यहाँ सेक्टर में, बट यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो ईवी की जो कंसर्न थी, राइट, कि ईवी के पिकअप होगा, उसके लिए जो ट्रेडिशनल जो प्लेयर्स है, आईसीई कंपनीज है, वहाँ पे इम्पैक्ट होगा। तो वहाँ पे ईवी में थोड़ी सी अभी स्लो डाउन हमें दिख रही है कि जो पिकअप होने की संभावना थी वो कम हो रही है। तो ऑटो सेक्टर में, ऑटो एंसिलरी सेक्टर्स में ज्यादा हमें पॉजिटिव है, बिकॉज वहां पे कंपनीज और डोमेस्टिक मार्केट के अलावा एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफी अच्छी कर रहे हैं कंपनीज। तो डोमेस्टिक मार्केट में हालांकि थोड़ी स्लो डाउन है, बट एक्सपोर्ट्स में कंपनीज की ग्रोथ काफी बढ़ी, बिकॉज काफी ऑटो एंसिलरी कंपनीज अपनी जो एड्रेसेबल मार्केट है, राइट, वो बढ़ा रहे हैं। ईवीज के लिए नए कंपोनेंट्स कर रहे हैं, उसके लिए उसके कारण उनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो काफी अच्छी आ रही है। अच्छा, अब आते हैं एक दो स्पेस और जिन्होंने बहुत अच्छे मूव दिए हैं महेश जी। मैं एनबीएफसीज पर आऊँ तो आपके सर बात करते करते हम जो आपसे बात कर रहे हैं, सारी एनबीएफसीज में जितनी भी अगर आप देखें गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। इवन आई थिंक वो बैंक्स जिनका गोल्ड लोन पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, फॉर इंस्टेंस फेडरल बैंक, वो अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे है, ऑल टाइम हाई पे, और इनफैक्ट एक बड़े फ्रैक्शन से। और दूसरा तबका है एचएफसीज का, आई मीन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स। पैसा इनमें बहुत बना है सर। ये एक प्रॉफिट टेकिंग का अच्छा लेवल है, या फिर आप मानते हैं कि कैपिटलाइज यहाँ से और करेंगे? अभी इन दोनों स्पेस पे आपका व्यू क्या है? सो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे, आई मीन जनरली अगर एनबीएफसीज की अगर बात करें तो एक तो रेट कट की जो अपेक्षा थी, ओके, वो थोड़ी सी अभी पुश बैक हो रही है। हमें नहीं लग रहा है कि रेट कट इतना जल्दी होगा। अगर होगा तो ये साल के एंड तक होगा। तो रेट कट का जो बेनिफिट एनबीएफसीज को की संभावना थी, जिनके कारण उनके मार्जिन जो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ने की अपेक्षा थी, वो अभी थोड़ी पुश बैक हो गई है। हालांकि एनबीएफसीज में कुछ सेक्टर में, जैसे बात की आपने गोल्ड लोन कंपनीज में, और वहाँ पे ग्रोथ काफी अच्छी है, बिकॉज गोल्ड की जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनकी जो लोन ग्रोथ होती है वो काफी बढ़ती है। तो यहाँ से आई थिंक वो और यहाँ पे एनपीएस के भी कंसर्न काफी कम रहते हैं, बिकॉज ये सिक्योर्ड लेंडिंग रहती है। तो यहाँ से अभी गोल्ड प्राइसेस पे हमें नहीं लग रहा है कि गोल्ड प्राइसेस यहाँ से जिस तेजी से बढ़ी थी लास्ट ईयर, वही तेजी से रफ्तार से यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि आउटलुक ऑन गोल्ड ठीक ठाक ही है। तो यहाँ से जो बड़ी ग्रोथ दिखी थी हम लोग को लोन ग्रोथ में, वो शायद थोड़ी अभी आगे जाके मॉडरेट हो सकती है। तो वो हिसाब से आपको ये सेक्टर में देखना चाहिए। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में तो आई थिंक वहाँ पे ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर अगर देखें, रियल एस्टेट सेक्टर में नए नए हाउसेज वगैरह की जो डिमांड ग्रोथ हो रही है, वो अभी भी अच्छी है। हमने देखा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेंट्री लेवल्स जो थे वो काफी कम हो गए हैं। और वो सेक्टर में आई थिंक ओवरऑल नेक्स्ट कुछ सालों के लिए हमें अच्छी स्टेडी ग्रोथ दिख रही है। स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में जो है कंपनीज, राइट, वहाँ पे हमें अभी भी पिकअप इतना ज्यादा हुआ नहीं है, बट यहाँ से गवर्नमेंट का भी जो फोकस है, प्रधानमंत्री आवास योजना और बाकी जो स्कीम्स हैं, जहाँ से अफोर्डेबल हाउसिंग जो सेगमेंट है, वहाँ पे हमें लगता है कि वहाँ पे ज्यादा बूस्ट मिल सकती है। और वहाँ पे आई थिंक आउटलुक रिलेटिवली कंपनी जो सेक्टर में वहाँ पे बेहतर दिख रहा है। मीनवाइल मार्केट भले ही नीचे हो, लेकिन एक बार एफएमसीजी स्टॉक्स रिविजिट करें वापस, लीवर और ब्रिटानिया दोनों स्टॉक्स
अब डे हाई पर इस समय। ब्रिटानिया अब 2% ऊपर और हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर भी अच्छे मूव, शानदार शानदार मूव्स यहाँ पर। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, आईटी नंबर्स आने शुरू होंगे, मार्केट क्या प्राइसिंग कर रही है? क्योंकि पिछले एक महीने में मैसिव रैली हुई है आईटी स्टॉक्स में, खासतौर से इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में। सो आईटी सेक्टर में एक तो ऐसा मीन जनरली फैक्टर करें कि यहाँ पे जो हम लोगों ने लास्ट 1-2-3 क्वार्टर से दिख रही थी कि डाउनग्रेड्स हो रहे थे आईटी सेक्टर में, राइट, अर्निंग्स में, और उसकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है, आई थिंक वो एक तरह से कुछ बॉटम आउट हो रहा है यहाँ पे। और आईटी सेक्टर की अगर कमेंट्री देखेंगे पीवे, तो कुछ कुछ सेक्टर में से बीएफएस सेक्टर हुआ जहाँ पे डी ग्रोथ थी, वहाँ पे भी कुछ हल्के से ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। तो आई थिंक सेक्टर एक तरह से प्राइसिंग कर रहा है कि ये साल में ग्रोथ थोड़ी इम्प्रूव होगी। हालांकि अभी भी अराउंड हाई सिंगल डिजिट और मिड सिंगल डिजिट के आसपास की ग्रोथ, मिड सिंगल डिजिट की एक अपेक्षा है। और मार्जिन जो है आईटी कंपनीज के, वो काफी स्टेडी आउट होगी यहाँ से। तो मेरे हिसाब से आई थिंक मार्केट ठीक ठाक आई थिंक फैक्टर कर रहा है कि यहाँ से अभी बॉटम आउट हो रहा है सेक्टर। हालांकि अभी भी उसमें तेजी है, आई मीन जो ग्रोथ की पिकअप है वो अभी भी उसमें अभी भी थोड़ी देरी हो सकती है 1-2 क्वार्टर की। तो यहाँ से सेक्टर अभी एक तरह से हाई ग्रोथ नहीं है, बट एक डिफेंसिव सेक्टर जैसे मार्केट प्राइसिंग कर रहे हैं कि यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं होगी, बिकॉज काफी नेगेटिव ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। और कंपनीज की काफी कैश फ्लो जनरेशन काफी स्ट्रांग है, तो डिविडेंड पे आउट अच्छा है। तो एक तरह से ये सेक्टर आपको, अगर मार्केट करेक्ट होती है यहाँ से, अगर करेक्शन आती है कुछ रिस्कों से, तो वो इस हालात में ये सेक्टर आप आउट परफॉर्म यहाँ से कर सकता है। ऑलराइट महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मार्केट मीनवाइल एट डेज लो और खासतौर से मिड कैप्स में आज अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है, 1% मिड कैप इंडेक्स नीचे इस समय। और अब हमारे साथ आशीष चतुर्मोहता जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के फंड मैनेजर। आशीष, गुड मॉर्निंग। थोड़ा मार्केट में आज वॉलेटिलिटी है खासतौर से मिड कैप्स में, लेकिन कंजम्पशन स्पेस काफ़ी अच्छा कर रही है। पहले कंजम्पशन स्पेस की बात करते हैं, क्या ड्राइव कर रहा है इस स्पेस को यहाँ से और आपकी टॉपिक्स क्या होंगी यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज। और देखिए, बिल्कुल, तो आपने जैसे कहा कि ये कंजम्पशन स्पेस में हम थोड़ी इंटरेस्ट देख रहे हैं और बहुत लंबे समय के बाद इस पूरे स्पेस में बाइंग आई है। तो 3-4 मूलतः इसके कारण है। एक, सबसे पहले यहाँ इस बार रेनफॉल के अंदर में एक्सपेक्टेशन है कि ये बेटर रहेंगी, बेटर देन एवरेज रहेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक बेटर प्रोडक्टिविटी जो है वो एग्री साइड पे हमें देखने को नजर आएगी। सेकेंड, इस बजट में एक एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा रूरल की तरफ ध्यान दिया जाएगा और वहां पर पे कुछ इंसेंटिवाइज रूरल इकोनॉमी को किया जाएगा, तो उसका भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को नजर आ रहा है। तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि करीब करीब 5 से 6 क्वार्टर हमने देखा था कि अर्बन जो सेक्टर है, वो अर्बन सेक्टर है जो ग्रो कर रहा था ज्यादा, और रूरल सेगमेंट कंपैरेटिवली डी ग्रोथ में था। पहला क्वार्टर ऐसा है जहां पर पे रूरल इकोनॉमी का ग्रोथ, रूरल नंबर्स बेटर आए हैं फॉर एफएमसीजी कंपनीज एज कंपेयर टू अर्बन। तो ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि जब भी ये ट्रेंड शुरू होगा, ये एटलीस्ट 3 से 4 क्वार्टर बना रहेगा। उसका भी एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके पूरे एफएमसीजी कंपनीज के अंदर में देखने को नजर आएगा। और पांचवा, बाजार में एक जो हाई बीटा स्पेस है वो काफी लंबे समय से बहुत सिग्निफिकेंट एक आउट परफॉर्मेंस कर रहा था, और अगर से कहीं डिफेंसिव की तरफ बाजार जाता है तो एफएमसीजी एक नेचुरल चॉइस होगी। तो ऑल इन ऑल हमारा ये मानना है कि ये ट्रेंड एटलीस्ट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म मेंटेन रहेगा। निफ्टी एफएमसीजी का जो इंडेक्स है वहां पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और वहां पे ब्रिटानिया, मैरिको, हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनीज के अंदर में एक अच्छी ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। बट अभी भी वॉल्यूम ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है वो सिंगल डिजिट में ही रहेगी। तो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हाई डबल डिजिट पे या हाई सिंगल डिजिट के नंबर्स एक्सपेक्टेशन है, बट मॉडरेट नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है। तो उसके चलते मुझे लगता है कि डाउन साइड प्रोटेक्टेड रहेगी और एक शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं थोड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी। पर इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि बाजार के साथ एक पेस मेंटेन रख सकता है, पर बड़ा आउट परफॉर्मेंस जनरेट करना थोड़ा हमें डिफिकल्ट लगता है इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मीनवाइल देखिए, डे लो की इंपॉर्टेंस, कल का डे लो टूटा 24,331 और इमीडिएटली एक सेल ट्रेड ट्रिगर हुई वहाँ पर और करीब करीब 40-50 पॉइंट और गिर गए हम। ये क्योंकि सबके स्टॉप लॉसेस वहाँ पर होते हैं, इसके लिए उस लेवल की इंपॉर्टेंस थी। और दिक्कत फिर से बैंक निफ्टी तो है ही। आशीष, प्राइवेट बैंक्स में वापस एक दिक्कत शुरू हो गई है, एचडीएफसी बैंक की लीडरशिप में, यहाँ क्या कर रहे हैं आप?
ये तो यहाँ काफी सेलेक्टिव है हम अनुज, और हमने जैसे पहले भी कहा कि आईसीआईसीआई बैंक हमारी एक टॉप पिक इस पूरे स्पेस में है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो एक तो मोबिलाइज नहीं हो पा रही है। सेकंड, इस क्वार्टर में जो आईसीआईसीआई बैंक के नंबर थे वहां पर पे इवन लोन ग्रोथ के अंदर हमें कोई बहुत अच्छी बढ़त देखने को नजर नहीं आई। तो जिसके चलते हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक में एक बड़ा ड्रॉप आया, जबकि उसके ही कुछ दिन पहले एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज फ्लो थी कि एमएससीआई के रीजिक में कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं $3 से $4 बिलियन का नया बाइंग आ सकता है। उसके बावजूद भी हमने देखा, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ स्लो थी और कहीं ना कहीं लोन ग्रोथ के अंदर में भी मॉडरेशन था, एचडीएफसी बैंक के अंदर में करेक्शन देखने को मिला। बट इसी समय पे अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में हमें एक ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पे डिपॉजिट ग्रोथ भी रीजनेबल है, लोन ग्रोथ भी रीजनेबल है, और कहीं ना कहीं कंपनी का जो फोकस है वो काफी स्ट्रांग बना है, जिसका आपको रिजल्ट निम्स के अंदर में दिखता है, जहां पे निम्स में काफी अच्छी एक बढ़ोतरी हमें देखने को नजर आई। तो हमें लगता है कि प्राइवेट बैंक के अंदर में दो अलग अलग सब डिवीजन हो चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इनके अंदर काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। वहीं एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में एक कहीं ना कहीं वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर से इस सेक्टर के अंदर में ओवरवेट पोजीशन की बात करें तो आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक हमारी ओवरवेट रहेगी, एचडीएफसी पे हम न्यूट्रल रहेंगे, और कोटक इंडसइंड बैंक से अभी हम इस समय थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे। अच्छा आशीष, कल आपने म्यूचुअल फंड इनफ्लो की डिजिट्स को देखा ही होगा, फिगर्स की बड़ी इंप्रेसिव फिगर, और बाजार ये क्यों नहीं गिरता, कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लोअर लेवल्स पे, ये बात स्पष्ट हो जाती है नंबर्स को देखने के बाद। मैं अल्टीमेटली अपना क्वेश्चन फ्रेम ये कर रहा हूँ कि आपका एएमसी स्टॉक्स पे व्यू क्या है। हमने बीते एक साल में एचडीएफसी एएमसी को सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए देखा, क्या अल्टीमेटली बेनिफिशियरीज तो ये भी हैं ना, आपका एएमसी स्टॉक्स पे क्या व्यू है इस वक्त? बिल्कुल बहन, तो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की जो थीम है उसके जो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हैं उसमें से एएमसी कंपनीज भी आती है, क्योंकि एक तो सबसे अच्छी बात है ये एन्युटी इनकम की तरफ जाती है, और जिस तरह से आप डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सेविंग्स की बात करते हैं, जहां पर हम 13 करोड़ डीमेट अकाउंट्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कोई है तो वो सिप इनफ्लो के थ्रू सारी एएमसी कंपनीज है। आप देखेंगे कि किस तरह से छोटे से छोटे एएमसी कंपनीज ने कैसे अपने नंबर्स को 20, 30, 40 हजार करोड़ के ईएम पर लेकर जा चुकी। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रीच, बिकॉज हम एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कंपनीज के अंदर एन्युटी इनकम बनी रहेगी। और इसके चलते एचडीएफसी, एएमसी, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, या इवन आदित्य बिरला की जो म्यूचुअल फंड है जो एबीएमसी के बिजनेस के अंदर में आती है, तो अभी आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के अंदर में आती है, तो ये सभी कंपनीज बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे, और इस ट्रेंड का बेनिफिट यहाँ देखने को नजर आएगा। और हमें कहीं भी कोई फ्लो में चेंज नजर नहीं आता, तो हमें लगता है सिप के जो इनफ्लोज हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये बन रहा है कि अब पैसिव फंड्स के अंदर में भी काफी अच्छा इनफ्लो हो रहा है, और थीमेटिक फंड्स जो भी एएमसी लेके आ रहे हैं उसके अंदर में भी हम बहुत जबरदस्त एक ट्रेंड देख रहे हैं। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले मोतीलाल ने एक डिफेंस फंड लाया, तो वहां पर पे एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन मिला। उसके पहले मैन्युफैक्चरिंग फंड एचडीएफसी ने लेके आया, वहां पर पे एक बहुत ही जबरदस्त हमें सब्सक्रिप्शन देखने को नजर आया। तो इसका मतलब थीमेटिक फंड्स के अंदर भी अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट बना है, जिसके क्लियर बेनिफिशियरी एएमसी कंपनीज बनते हुए नजर आएंगे। ओके आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज इस बातचीत में शामिल हुए। सभी आई थिंक सेक्टर्स पे पहलुओं पे अपनी बात की आपने। निफ्टी बैंक का फॉल जो था वो आज फिर भी आई थिंक जिसे कहते हैं हमें तर्कसंगत था, 52,200 तक आया, लेकिन निफ्टी इस वक्त इंट्राडे में ज़्यादा कोलैप्स हुआ है, इट्स 24,259, और मेरे ख्याल से हम आज के दोनों पुट राइटर्स के जोन 24,400 और 300 दोनों के नीचे हैं। एक बार ज़रा कंट्रीब्यूटर्स लेके आएंगे डायरेक्टर साहब, छोड़ के जाते हैं जब इस डिस्कशन को, तो इसमें प्रेशर पॉइंट क्या है? प्रेशर पॉइंट है आज रिलायंस का अकेले का ये प्रेशर जो है वो बाजार हैंडल नहीं कर पा रहा है। रिलायंस, एमएनएम और एसबीआई। एमएनएम के लिए मेजर सेटबैक था, प्राइस कट्स, और उसके बाद रिलायंस हेडिंग टुवर्ड्स टेंडिमा, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। खैर अब एक काम करते हैं, ये वीकनेस है, और वीकनेस रिलायंस और एमएनएम से आती हुई, तो नीरज जी का स्वागत करते हैं। नीरज जी, डिफेंसिव्स में एफएमसीजी अच्छा करता हुआ, लेकिन एमएनएम का पेन और रिलायंस का पेन क्लियरली। बिल्कुल 200 पॉइंट की कमज़ोरी आ चुकी, और मिड कैप में आप देखिए ना 900 पॉइंट तगड़ी पिटाई
उधर हो रही, 1.5% नीचे इंडेक्स, और एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी ख़राब, 1:5। तो ये एक तस्वीर बनती हुई दिख रही है। सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड, और आप बड़े छोटे सब, और आप देखिए M&M जैसा शेयर 6.5% कमज़ोर है। वीरू की फेवरेट गाड़ी का दाम घट गया, फिर भी देखिए मार्केट खुश नहीं है। नहीं, पर नीरज जी जानते हैं एक ही दिन में कितना बड़ा, आप ये देखिए कि एक ही दिन में कितना बड़ा पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ। एक गाड़ी इनकी देखिए, जो XUV 500 थी वो जाती थी करीब करीब 28 लाख तक, AX7 जो है ना, और ये ग्रैंड विटारा जाती है करीब करीब 21-22 लाख तक। बट एक तो ये 3 लाख की आपको छूट, ये एवरेज देती है एक बार टैंक फुल में करीब करीब 1100 किलोमीटर का, यानी करीब 28-29 किलोमीटर है ना, और ये देती है आपकी 6-7-8। तो एक ही दिन में कितना बड़ा आई थिंक डिफरेंस आ गया, आप सोचिए इस 3 लाख और 2.5 लाख की छूट के बाद। बिल्कुल सोचने वाला जरूर सोचेगा, है ना? नहीं, बिल्कुल सोचेगा। और देखिए कहीं ना कहीं जो इन्वेंट्री खड़ी हुई है उसको क्लियर करना है, तो दाम तो काटने ही पड़ेंगे। खैर ये तो बाज़ार का नियम है, दस्तूर है, ऐसे ही बाज़ार चलता है, ऊपर नीचे होता रहता है, और हम लोग देखेंगे कि दिन के दौरान इस पर रिकवरी आती कि नहीं आती। फिलहाल मार्केट काफ़ी वीक काम कर रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ।